तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी बवाल को। हाँ मैं जानता हूँ कि ये मूवी नई है तो स्ट्राइक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पर इस मूवी का कॉन्सेप्ट नया लगा तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिस्क लेकर इसे एक्सप्लेन कर दिया जाए। आप लोग भगवान जी से प्रार्थना करिएगा कि स्ट्राइक ना आए, बाकी जो होना होगा वो तो होगा ही। फिलहाल चलिए अब आपको सुनाता हूँ बवाल की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम अजय नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे सब प्यार से अज्जू कहकर पुकारते थे और पेशे के तौर पर वो स्कूल में बच्चों को इतिहास पढ़ाता था। अज्जू एक मामूली शिक्षक था, पर उसने पूरे लखनऊ में अपनी ऐसी इमेज बना रखी थी जैसे वो बहुत बड़ा कुछ हो। उसने अपनी ये इमेज झूठ बोल बोल कर बनाई थी। किसी को बता रखा था कि हम आईएएस बनने वाले थे, लेकिन एग्जाम छोड़ दिया ताकि बच्चों को आईएएस बना सकें। किसी को कुछ तो किसी को कुछ, हर जगह वो अपना ज्ञान देता फिरता था, भले उस चीज का ज्ञान हो या ना हो। उसका सपना था कुछ बड़ा बनने का जिससे लोग उसे जाने, पर वो बन नहीं पाया। तो ऐसे ही लोगों के सामने लंबी लंबी फेंकते हुए उन्हें बेवकूफ बनाकर उसने अपने आप को सबके सामने बड़ा बना लिया। लोगों के सामने तो उसकी बहुत इज्जत थी, पर अंदर से तो वो खुद ही जानता था कि जिस दिन लोगों को पता चला कि वो असल में क्या है तो लोग उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। और भले वो बाहर से अपने आप को खुश दिखाता था, पर अंदर ही अंदर दुख मनाता था कुछ भी ना बन पाने का। उसके चाल चलन से उसके माता पिता भी परेशान थे कि ऐसा मक्कार लड़का पैदा हो गया है जो बस अपनी इमेज के बारे में सोचता है और खुद के अलावा उसे और कुछ नहीं दिखता, अपनी बीवी भी नहीं। अज्जू की शादी हो रखी थी निशा नाम की लड़की से। वो शादी के बंधन में तो बंध गए, पर आपस में कोई बंधन नहीं था। अज्जू बिस्तर पर सोता था तो निशा जमीन पर, कभी निशा बिस्तर पर तो अज्जू जमीन पर। ऐसे ही करके उनकी शादी चल रही थी। निशा काफी अच्छे परिवार से थी और बहुत अच्छी लड़की थी। जिंदगी में उसके काफी दोस्त रहे, अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई, सब सही था, पर एक दिक्कत थी, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे जिसके कारण वो कभी कदम ही नहीं उठा पाई अपनी तरफ से किसी के साथ रिश्ता बनाने का। निशा ने सोच लिया था कि जो उसे पूरी तरह से समझेगा वो उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी पूरे शिद्दत के साथ गुजार देगी। माँ बाप निशा का रिश्ता अजय के साथ तय कर देते हैं। जब अजय निशा को देखने गया था तो वो उसे काफी पसंद आई थी, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी थी, काफी अमीर घराने की भी थी, तो जो वो बनना चाहता था वो निशा थी, इसीलिए उसे पसंद आई। निशा अजय को पहले ही बता देती है कि मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, पर दवाई चल रही है तो पिछले 10 साल से नहीं आए हैं। अजय को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, तो सब तय होकर दोनों की शादी हो जाती है। अब विदाई वाले दिन अज्जू देखता है कि निशा को मिर्गी का दौरा आ गया है, जिसे देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं इसे भरे बाजार में या लोगों के सामने ऐसा दौरा पड़ा तो उसकी इमेज का क्या होगा, फिर तो वो बिगड़ जाएगी। निशा कहती है कि शादी के टेंशन में और थकान इतनी थी कि शायद दवाई लेना भूल गई, तो शायद इसीलिए दौरा पड़ा। लेकिन अज्जू को उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थीं, क्योंकि उसके मन में तो अपनी ही बातें चल रही थीं। घर आ जाने पर अज्जू निशा से दूरियां बना लेता है। उसे न कहीं घुमाने ले जाता, न अपने साथ किसी पार्टी में ले जाता, इस डर से कि कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए अगर उसे दौरा आ गया तो। निशा भी आखिर कितना ही सहती। एक दिन अज्जू से उसकी बहस हो ही जाती है और अपने मन की सारी भड़ास निकाल देती है, पर अज्जू कहता है कि अगर इमेज की परवाह नहीं होती ना तो मैंने तुमको कब का डिवोर्स दे दिया होता। दोनों बस एक दूसरे के साथ रह रहे थे और एक दूसरे को सह रहे थे। सह तो निशा रही थी अजय को, उसके दिमाग में बसी अपनी इमेज बनाए रखने की बीमारी को। अब एक दिन अज्जू की माँ अज्जू से कहती है कि जाओ निशा को मायके छोड़ाओ, अकेले कैसे जाएगी वो। तो अज्जू साफ मना कर देता है और बहसबाजी करते हुए स्कूल के लिए निकल जाता है। क्लास में एक बच्चा अज्जू सर से वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ा एक सवाल करता है, पर अज्जू का दिमाग गर्म था तो वो कह देता है कि एग्जाम में नहीं आएगा, ये बैठ जाओ। बच्चा मस्ती में कहता है कि आएगा नहीं या आपको पता नहीं है। तो ये सुनकर बच्चे अज्जू पर हंसने लग जाते हैं। अज्जू का दिमाग पहले से खराब था और बच्चे ने उसका मजाक बना के उसकी बेइज्जती कर दी, जो कि वो कभी होने नहीं देता था। तो वो गुस्से में बच्चे को एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि अब मिल गया ना जवाब, बैठ जाओ।
उधर निशा अकेले ही अपने घर पहुंच जाती है तो माँ कहती हैं कि तुम दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है तो तुम कभी भी वापस आ सकती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। निशा कहती है कि मुझे अभी भी थोड़ी उम्मीद है सब सही होने की, वो उम्मीद भी अगर टूट गई तो मैं वापस आ जाऊंगी। अब हम देखते हैं कि अज्जू सुसु कर रहा होता है तो एक टीचर आकर बोलता है कि सुना है कि तुमने एक बच्चे को थपड़िया दिया, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि वो विधायक जी का लड़का है जिसको तुमने थपड़ियाया है। अब अज्जू की एकदम हवा टाइट हो जाती है कि गुस्से में उसने ये क्या कर दिया, विधायक का बेटा था तो अब विधायक चुप तो नहीं बैठेगा, उसकी ऐसी तैसी जरूर करेगा। अब विधायक जी स्कूल में आकर प्रिंसिपल से मिलते हैं और कानून की धाराएं गिनवाते हुए कहते हैं कि अज्जू को सस्पेंड किया जाए और एक कमेटी बैठा के फैसला किया जाए कि इनका क्या करना है। अब अज्जू के दिमाग में ये चलने लग जाता है कि अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और अगर उसे नौकरी से निकाल दिया गया तो उसकी बनी बनाई झूठी इमेज का फालूदा हो जाएगा, जो कि वो कभी चाहता नहीं था। अज्जू अपने मित्र से कहता है कि याद है एक बार मैंने क्रिकेट मैच करवाया था जहां हमने ग्राउंड में पानी चलवाया था, रोड रोलर चला के जमीन समतल कराई थी, बड़ी बड़ी लाइटें भी लगवाई थी और खिलाड़ियों को उनकी यूनिफॉर्म भी दी थी। ऐसा माहौल बनाया था जैसे कोई टूर्नामेंट हो। पता है मैंने उस मैच में रन कितने बनाए थे? सिर्फ 5 रन। लोगों को ये याद भले ही ना हो कि मैंने रन कितने बनाए थे, लेकिन ये जरूर याद है कि व्यवस्था कितनी चौकस थी। तो माहौल ऐसा बनाओ कि लोगों को माहौल याद रहे लेकिन उसका परिणाम नहीं, और यही चीज हमें फिर से करनी होगी लेकिन अलग तरीके से। अज्जू बच्चों को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा रहा था पर अब तो वो सस्पेंड हो गया था तो ये टॉपिक तो पढ़ाना रह ही गया। तो इसी बात से उसे एक आइडिया आता है माहौल बनाने का। वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है कि मेरी इतनी छोटी सी गलती की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए, चाहे मुझे तनख्वाह मिले ना मिले लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद अपने पैसों से उन सारी जगह पर जाऊंगा जहां वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा गया था और वहां से वीडियोस बना बनाकर बच्चों को शिक्षित करूंगा। अज्जू ने माहौल बनाना तो शुरू कर दिया था पर पैसे बिना कुछ होता कहाँ, तो वो घर में भी माहौल सेट करना शुरू कर देता है ताकि पिताजी से पैसे मिल सकें। आंखों में नकली आंसू लाकर वो कहता है कि मैं कभी अपनी बीवी को कहीं घुमाने नहीं ले गया और बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि निशा को अपने साथ यूरोप ले जाऊं और वहीं से बच्चों को पढ़ाऊं, हमारा साथ में घूमना भी हो जाएगा और बच्चे पढ़ भी लेंगे। पिताजी पैसे देने को मान जाते हैं ये सोचकर कि बस इस ट्रिप में इन दोनों का रिश्ता सही हो जाए। निशा इस बात से बहुत खुश होती है कि इतने महीनों बाद अब जाकर समय आया है कि जब हम साथ में कहीं घूमने जाएंगे, तो वो काफी ज्यादा उत्साहित थी। खुशी के मारे निशा अज्जू को पीछे से जाकर गले से लगा लेती है तो अज्जू कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे ना तुम में रुचि है ना इतिहास पढ़ाने में ना बच्चों में, हम ये सब बस अपनी इमेज सही करने के लिए कर रहे हैं। तुम्हारा नाम इसलिए लिए क्योंकि उसके बिना पिताजी हमें पैसे नहीं देते। तुम एयरपोर्ट तक जाओगी और वहां से अपने घर चली जाना, फिर जब वापस आएंगे तो तुम्हें साथ लेते आएंगे। जो आखिरी उम्मीद निशा को थी कि सब सही हो जाएगा, अब वो भी टूटती हुई नजर आ रही होती है क्योंकि जो वो सोच के खुश हो रही थी वैसा तो कुछ था ही नहीं। निशा चाहती तो अभी सब कुछ खत्म करके जा सकती थी पर वो सोचती है कि वो भला पीछे क्यों हटे, वो भी घूमने जाएगी और अपने हिसाब से घूम कर आएगी। अगले दिन दोनों लोग निकल जाते हैं पेरिस के लिए और प्लेन से सफर करते हुए पहुंच भी जाते हैं, पर दिक्कत ये हो जाती है कि अज्जू का किसी से बैग बदल जाता है। अज्जू एकदम फिट टाइट कपड़े पहनता था पर बैग से निकले रंगीन डिजाइन वाले कपड़े जो कि उसे पसंद तो नहीं आते, पर उसके पास उन्हीं कपड़ों को पहनने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अज्जू निशा के सामने भी भौकाल मारने के लिए ऐसा दिखाता है जैसे उसे सब कुछ पता हो। वो अपना वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए म्यूजियम चला जाता है और निशा घूमने के लिए आईफिल टावर चली जाती है। अज्जू को रत्ती भर भी कोई जानकारी नहीं थी तो वो म्यूजियम का टिकट लेने के बदले एक सिंगिंग परफॉर्मेंस का टिकट ले लेता है और उसका पूरी तरह से कट जाता है। खाने के लिए जाता है तो ढंग का खाना नहीं मिलता, कपड़े लेने जाता है तो औकात के बाहर दाम देख के ले नहीं पाता और ऐसे ही दर बदर भटकते हुए वो थक हार के होटल वापस आ जाता है। अज्जू देखता है कि निशा तो काफी जगह घूम के आ गई और कई चीजें भी खरीद लाई, मतलब उसने अपना दिन अच्छे से एंजॉय किया।
अज्जू अपना ईगो साइड रख के निशा से पूछता है कि क्या कल तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि इस अनजान जगह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और सिर्फ तुम ही मेरी अपनी हो। निशा कहती है कि जब एक लड़की शादी करके दूसरे के घर जाती है तो वो जगह भी उसके लिए नई होती है। अनजान लोग, बहुत से तरीके अलग, सहारा होता है तो बस उसके पति का, जो मुझे कभी नहीं मिला। खैर, हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, इसलिए तुम्हारे साथ चल लेंगे। अब अगले दिन निशा अज्जू को आईफेल टावर ले जाती है और बताती है कि जब हिटलर ने आक्रमण किया था तो फ्रेंच लोग बिना लड़े इस शहर को छोड़कर चले गए थे ताकि लड़ाई में ये खूबसूरत शहर बर्बाद ना हो। ये जो नजारा तुम इतने ऊपर से देख रहे हो वो हिटलर कभी नहीं देख पाया, क्योंकि जाने से पहले फ्रेंच लोगों ने टावर की लिफ्ट खराब कर दी थी। यही सारी बातें अज्जू वीडियो बनाकर ग्रुप में भेज देता है, जहाँ बच्चे उसे देखते हुए पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब एक दिन वो लोग कहीं घूमने जाते हैं तो साथ में फोटो लेने के लिए एक लड़के को अपना फोन पकड़ा देते हैं, तो वो लड़का फोन लेके भागने लग जाता है, पर निशा चालाकी दिखाते हुए उसे पकड़ लेती है। ये देखकर अज्जू निशा से काफी इम्प्रेस हो जाता है कि ये लड़की तो काफी तेज तर्रार निकली। निशा अज्जू से पूछती है कि अब तुम्हें हमारे साथ घूमने में दिक्कत नहीं हो रही क्या? तो अज्जू कहता है कि यहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। इधर अज्जू वीडियो पे वीडियो बनाते जा रहा था, उधर विधायक जी का पारा चढ़ता जा रहा था कि ये स्कूल वाले कुछ कर नहीं रहे, लगता है अब खुद से ही कुछ करना होगा। हम देखते हैं कि अज्जू की माँ को निशा की अलमारी से एक लिफाफा मिलता है जो कि डाइवोर्स पेपर थे। तो अब सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि बात यहाँ तक पहुँच गई है और हमें कुछ पता ही नहीं। ये लोग वहाँ घूमने गए हैं, कहीं वहीं लड़ाई झगड़ा करके कुछ कर ना लें। इधर परिवार में इस बात की चिंता शुरू हो जाती है कि वो लोग अलग हो रहे हैं। उधर अब उन दोनों में बातचीत होना शुरू हो गई थी और साथ में घूमने भी लगे थे। अब दोनों लोग नॉर्मंडी शहर में बसे सबसे बड़े ब्रिटिश सेमेट्री में जाते हैं, जहां उन जवानों को दफनाया गया था जो हिटलर की आर्मी द्वारा मार दिए गए थे जंग में। वो लोग समुंदर किनारे जाते हैं जो कि एकदम सुनसान पड़ा था। तो अज्जू मजाक बनाते हुए कहता है कि यहाँ तो ना भुट्टा मिल रहा है न नारियल पानी, बड़ा बेकार बीच है। निशा उसे एक हेडफोन पहना देती है ताकि वो जान सके कि यहाँ का इतिहास क्या है। वो जैसे ही सुनना शुरू करता है उसके इमेजिनेशन में सब वैसा ही दिखना शुरू हो जाता है। समुंदर के रास्ते कई सैनिक उतरे थे जिन पर जर्मन सैनिक हमला कर देते हैं। खुला बीच था, कहीं भी छुपने की कोई जगह नहीं थी, तो सभी लोग मारे गए। इसीलिए वो बीच कोई घूमने की जगह नहीं थी बल्कि एक मेमोरियल प्लेस थी। और वहाँ का इतिहास सुनने के बाद अब जाकर अज्जू फील कर पा रहा होता है उन सैनिकों का दुख जो उस जंग में शहीद हो गए। अज्जू बच्चों को सिखाता है कि टीवी पर जंग देखकर उसके बारे में ज्ञान देना बहुत आसान है, पर जंग का परिणाम वही जानता है जिसने जंग लड़ी है या देखी है। अपने देश के लिए कुर्बान होने वाले वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनको भूला न जाए और सिर्फ इसलिए याद न रखा जाए कि एग्जाम में आएगा। निशा अज्जू से पूछती है कि तुम्हारे लिए इमेज इतनी जरूरी क्यों है? अज्जू कहता है कि बचपन से हम किसी चीज में आगे नहीं रहे, ना ही पीछे रहे, बीच में थे। और ये बीच वाले लोग ना पनीर की सब्जी में धनिया की तरह होते हैं, मतलब होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें धनिया बनकर नहीं रहना था, इसीलिए पनीर वाली इमेज बना रखी है ताकि हम जब तुम जैसे टॉपर के साथ बैठें तो कम ना लगें। अज्जू को पता चलता है कि विधायक कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो वो कहता है कि हम सोचे थे कि माहौल बनाने से वो विधायक पीछे हट जाएगा, लेकिन ये तो हम पर और चढ़ाई कर रहा है, तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं। निशा उसे समझाती है कि उसे जो करना है वो तो करेगा ही, लेकिन जो तुमने शुरू किया है उसे मत रोको, तुम अपना काम करते जाओ। निशा अब अज्जू के लिए उसकी प्रेरणा स्रोत बन गई थी। उसकी बातों से अज्जू को मोटिवेशन मिल रहा था अपना काम करते रहने का। अब हम देखते हैं कि अज्जू को वो लड़का मिल जाता है जिससे बैग बदली हुआ था, पर उसका बैग उस टाइम पर उसके पास था नहीं, लेकिन फिर भी अज्जू थोड़े बहुत कपड़े उसे दे देता है। अज्जू और निशा जिस जगह भी जाते वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जानने के लिए उन्हें दर्द भरी कुर्बानियों की कहानियां ही सुनने मिलती, जो कि अज्जू अपने बच्चों को भी सुनाता और हर कहानी से उन्हें एक मैसेज भी देता।
अब हम देखते हैं कि दोनों लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहां निशा बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनकर बाहर निकलती है, जिसे देखकर अज्जू उस पर एकदम लट्टू हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग एक बार में जाते हैं बियर पीने और वहां उन दोनों में काफी बातचीत होती है। अपनी पसंद नापसंद, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, दोनों लोग एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं। वहां से निकलकर वो लोग डांस भी करते हैं, जिसे रिकॉर्ड करके निशा इंटरनेट पे डाल देती है, जो कि पूरे लखनऊ में वायरल हो जाता है। निशा और अज्जू के बीच सब सही होना शुरू हुआ ही था कि अज्जू का दोस्त उसे बता देता है कि आपकी डांस वाली वीडियो हर किसी ने देख ली है और सब सोच रहे हैं कि आप वहां मजे करने गए हैं, पढ़ाने नहीं। जिन लोगों ने डांस वाली वीडियो देखी थी वो सब देखकर मुस्कुरा रहे थे, यहाँ तक कि विधायक जी भी। पर दोस्त ने ऐसा बताया जैसे सब बुराई कर रहे हों। ऐसा उसने क्यों किया पता नहीं। अब अज्जू का फिर से मूड खराब हो जाता है और निशा पर खूब चिल्लाता है कि क्या जरूरत थी वीडियो ऑनलाइन डालने की। उन दोनों के बीच खूब झगड़ा होता है और उसी बीच अज्जू निशा को डिफेक्टेड पीस कह देता है, जिसे सुनकर निशा अब ठान लेती है कि बहुत दे दिया मौका, अब और नहीं। ये इतना मतलबी इंसान है कि इसको अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता और इसका कुछ नहीं हो सकता। अज्जू निकल जाता है हिटलर के बारे में जानने के लिए, तो उसे ये ज्ञान प्राप्त होता है कि झूठ और दिखावे के सहारे जो इमेज बनती है वो ज्यादा समय तक टिकती नहीं। इसी कारण जहां हिटलर की मौत हुई थी वहां कोई मेमोरियल नहीं बना बल्कि कार पार्किंग है, क्योंकि आखिर में लोग आपका सच ही याद रखते हैं, झूठ नहीं। अब हम देखते हैं कि अज्जू अपना बैग बदली कर लेता है कल्पेश नाम के लड़के से, जिसके पास उसका बैग पहुंच गया था, और फिर वहां से एक म्यूजियम घूमने जाता है जहां उन लोगों के सामान रखे हुए थे जिन्हें वॉर के समय अपने घर से भगा दिया गया था नाजी सिपाहियों द्वारा। उन लोगों को सिर्फ आधा घंटा दिया गया था अपना सामान पैक करने के लिए, सिर्फ एक सूटकेस में। तो कल्पेश अज्जू से पूछता है कि अगर तुम उनकी जगह होते तो क्या पैक करते। हमें दिखाया जाता है कि पहले तो अज्जू अपनी जरूरत का सामान पैक करता है और जब बारी आती है अपनों की फोटो और यादों को पैक करने की तो बैग में जगह ही नहीं बचती। अपने मतलबीपन का त्याग करते हुए अज्जू बाकी सब सामान निकाल देता है और उसके बदले अपने माँ बाप की फोटो और अपनी शादी की फोटो और कुछ कपड़े रखता है, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि जब जिंदगी हमें आखिरी मौका देती है तो ख्याल में परिवार ही पहले आता है और बाकी सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। अब अज्जू होटल वापस आ जाता है तो देखता है कि निशा अकेले ही वहां से जाने की तैयारी कर रही है। अज्जू ने जो उसे गुस्से में गलत चीज बोल दी थी उसके लिए वो उससे माफी मांगता है। निशा कहती है कि दिक्कत ये नहीं कि गलती से तुम्हारे मुंह से निकल गया, दिक्कत ये है कि ये चीज तुम्हारे दिल से कभी नहीं निकलेगी। हमें मिर्गी का दौरा पड़ता है, ये मेरी सच्चाई है, पर इस डर से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना, और मैं ये भी नहीं चाहती कि उस डर के साथ तुम जियो, इसलिए बेहतर है कि हम अलग ही हो जाएं। अज्जू कहता है कि तुम हो जाना अलग, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन हमारे बीच अगर कुछ भी ढंग का हुआ है तो वो ये ट्रिप है। 3 दिन और बचे हैं, इसे अधूरा छोड़कर मत जाओ प्लीज। निशा अज्जू के लिए फिर से पिघल जाती है और उसके साथ पहुंच जाती है कंसंट्रेशन कैंप ऑश्विट्ज, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के इतिहास का सबसे भयानक किस्सा था। इस कैंप में 13 लाख से भी ज्यादा लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, जिसमें से 2.5 लाख बच्चे थे। इन्हें छोटे छोटे कमरों में जानवरों की तरह ठूस ठूस कर रखा जाता था। खाने के लिए बस इतना दिया जाता था जितने में वो जिंदा रह सकें, और पानी सिर्फ आधा लीटर दिया जाता पूरे 1 दिन में। जो कोई भी बात न मानता या बगावत करता या कुछ गलती करता उसकी सजा सिर्फ मौत थी। ऐसे ही करते करते इन 13 लाख लोगों में से 11 लाख लोग मार दिए गए थे। हमारी पूरी जिंदगी का दुख इनके 1 दिन के दर्द के मुकाबले कुछ भी नहीं, और हम अपनी जिंदगी इस बात पर रोते हुए निकाल देते हैं कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अब वहां पर अपनी कहानी सुनाने के लिए एक व्यक्ति आते हैं जो कि उस कैंप में हुए अत्याचार से जिंदा बच गए थे। वो बताते हैं कि मेरी बहुत कम उम्र में ही शादी हो गई थी। मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक हस्बैंड ही था बाकी पतियों की तरह। मैंने ना कभी अपनी बीवी से ऊंची आवाज में बात करी, ना कभी उस पर हाथ उठाया, लेकिन मैं उसे कभी बाहर भी नहीं लेकर गया, ना कभी उसके लिए फूल लेकर आया, ना कभी उसे शुक्रिया कहा। फिर एक दिन हमें यहाँ लेकर आ गए
गए ऑश्वित्ज़ कंसंट्रेशन कैंप में। हमें एक दूसरे से अलग कर दिया गया, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मुझे अपनी बीवी की बहुत याद आती थी, हमारे छोटे छोटे झगड़े, उसका खाना, उसका प्यार करना, सब कुछ। हमें रोज सिर्फ 1 घंटा मिलता था मिलने का, लेकिन वो 1 घंटा काफी होता था अगले 23 घंटों तक खुद को जिंदा रखने के लिए, ताकि अगले दिन मैं फिर से उससे मिल सकूं। एक दिन वो नहीं आई, मुझे पता चल गया था कि वो अब कभी नहीं आएगी। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, पर ये दोनों उस कहानी में अपने आप को इमेजिन करने लगे थे। अज्जू निशा को कुछ नहीं समझता था, पर जब धीरे धीरे तालमेल बैठा तो फिर से लड़ाई कर ली। सर्वाइवर की कहानी सुनकर उसे एहसास होता है कि जो इंसान हमसे प्यार करता है वो जब चला जाता है तभी हमें उसके प्यार का एहसास होता है, उसकी कमी खलती है, उसकी अहमियत समझ आती है। इसीलिए जब वो इंसान मौजूद हो तभी हमें अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, ताकि बाद में अफसोस न हो इस बात का कि मैं और बेहतर कर सकता था। वक्त रहते सब संभाल लेना चाहिए। उस वक्त में कब वो इंसान आपको छोड़कर चला जाए किसी को नहीं पता। कैंप के अंदर एक जगह थी गैस चैम्बर, जहां लोगों को लाकर मारा जाता था। लोगों से कहा जाता था कि अंदर आपको नहलाया जाएगा, तो वो उनके कपड़े उतरवा देते थे। जैसे ही सब अंदर जाते, दरवाजा बंद करके उन पर पेस्टिसाइड डालकर छोड़ दिया जाता था उन्हें मरने के लिए। अज्जू गैस चैम्बर के अंदर जाकर इमेजिन करने लग जाता है कि कैसे उन लोगों की दर्दनाक मौत होती होगी। तभी वो देखता है कि वहीं पर निशा को मिर्गी का दौरा पड़ गया है। आज अज्जू को फैसला करना था कि वो सच्चाई से भागता है या उसे अपनाता है। अज्जू भागता नहीं, बल्कि निशा का सर गोद में लेके बैठ जाता है और उसकी चिंता करते हुए उसके साथ रहता है जब तक मिर्गी का दौरा खत्म नहीं हो जाता। नॉर्मल हो जाने पर अज्जू निशा के माथे पर चूम कर उसे फील कराता है कि वो उसके साथ है और सब ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के इतिहास का अज्जू की जिंदगी पर काफी असर पड़ा था। इस जंग में जिन लोगों की बेवजह जानें गईं, जिन्होंने अपने परिवार को खोया, जो लोग मारे गए, उनकी सच्ची कहानियां सुनकर अज्जू को एहसास हुआ कि जिस तरह का बर्ताव वो अपने लोगों के साथ करता था वो बहुत ही गलत था। उसे किसी की भी कदर नहीं थी, बस अपनी इमेज की चिंता रहती थी और दुख मनाता था कि वो इंसान नहीं बन पाया जो वो दूसरों को बनकर दिखाता है। उसका सारा भ्रम टूट गया था और उसे समझ आया कि जिंदगी में अपने ही मायने रखते हैं, जो नहीं है उसके बारे में सोचकर रोने से बेहतर है जो है उसे प्यार करो, उसे इम्पोर्टेंस दो, उसकी केयर करो, नहीं तो वो भी चला जाएगा और जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। आंखें खुलने के बाद अज्जू अब निशा की केयर करने लग जाता है और अब उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि अगर किसी के सामने उसे मिर्गी का दौरा आया तो उसकी इमेज खराब होगी। उसने अब निशा की कमी या सच्चाई को सबके सामने अपनाने का फैसला कर लिया था। अब वो लोग वहां से निकलकर घर पहुंच जाते हैं तो माता पिता बड़े खुश होते हैं कि चलो सही सलामत आ गए, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि उनका तलाक होने वाला है। अज्जू का अपने माँ बाप के प्रति अच्छा बर्ताव देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये कौन सा अज्जू आ गया हमारे यहाँ। अज्जू निशा से कहता है कि हमारा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब तुम्हें मैं नौकरी करने से कभी नहीं रोकूंगा। अब अगले दिन स्कूल में मीटिंग होती है, जहां विधायक जी, प्रिंसिपल और 2-4 टीचर बैठे हुए थे और उन सभी के बीच अज्जू कहता है कि हम जानते हैं कि आप लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं कि हम अच्छे शिक्षक नहीं हैं, जो कि सच बात है। हम बहुत ही घटिया शिक्षक हैं। हमने कभी बच्चों को मन लगाकर नहीं पढ़ाया और ना ही हमें कभी रुचि थी पढ़ाने की। हम तो बच्चों को नंबर भी बढ़ा कर देते थे ताकि कोई फेल ना हो और हमारी इमेज बरकरार रहे। हम बस फेंकते हैं और हम जो दिखते हैं सब झूठ है। लेकिन इन 15 दिनों में मैंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाया है, पर ये 15 दिन पुराने पाप तो नहीं धो सकते। अज्जू खुद ही अपना इस्तीफा पत्र पकड़ाते हुए कहता है कि जो भी हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं और वैसे भी बच्चे और बेहतर डिजर्व करते हैं।
विधायक जी कहते हैं कि आपके बच्चों का मैंने सरप्राइज टेस्ट लिया था, ये देखने के लिए कि आप पास होते हैं या फेल। सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए। इतिहास होता ही इसलिए है कि अपनी गलतियों से सीख ली जाए और उन्हें सुधारा जाए। हम नहीं चाहते थे कि कोई खराब टीचर इस स्कूल में रहे, लेकिन अब ये भी नहीं चाहते कि एक अच्छा टीचर स्कूल छोड़ के जाए। विधायक जी इस्तीफा पत्र फाड़ते हुए ये बात साफ कर देते हैं कि अज्जू की नौकरी रहेगी। अज्जू ने ये सब शुरू किया था माहौल बनाने के लिए, पर अब माहौल वाकई में सेट हो गया था, वो भी सच्चाई के साथ। अज्जू की इज्जत वाकई में सभी के सामने बढ़ गई थी और आज जो इज्जत उसे मिल रही थी वो झूठ की बुनियाद पर नहीं टिकी थी। हम देखते हैं कि अज्जू निशा को सभी के सामने अपनी गाड़ी पर बैठाता है और बिना हेलमेट लगाए बच्चों को एक और गलत सीख देते हुए निकल जाता है लखनऊ की सड़कों पर चालान कटवाने। और फिर इसी कहानी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी और उसका मैसेज समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में यही मैसेज दिया गया है कि जो आपके पास है उसी में खुशियां देखो, जो नहीं है उसको लेकर रो मत, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। अगर रोते रहे तो रोते रह जाओगे और फिर जो था वो भी जाएगा और जो नहीं मिला वो भी जाएगा। बवाल नाम सुनकर कोई भी ये सोचेगा कि मूवी में बहुत भयंकर कुछ बवाल होगा, कुछ ऐसा होगा कि मजा आ जाए। जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तब लगा कि हाँ, कुछ तो कहानी अलग होने वाली है, पर मूवी देखने के बाद सारी उम्मीद टूट गई। मूवी का कॉन्सेप्ट तो अलग था, लेकिन उतना भी अलग नहीं जितना सोचा था। वर्ल्ड वॉर 2 के इतिहास और एक शादीशुदा जोड़े के बीच की खटास को साथ में जोड़कर ये फिल्म बनाई गई। बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया, बहुत लोगों को नहीं। नापसंद करने वालों का कहना है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो नरसंहार हुआ था, जो लोग मारे गए, अपनी कुर्बानी दी, उनके दर्द को आम जिंदगी की दिक्कतों से कंपेयर कैसे किया जा सकता है। बात यहाँ ये है कि बहुत से लोगों ने मूवी देखी ही नहीं, बस इधर उधर से क्लिप्स देखी तो उन्हें यही लगा कि फिल्म में वर्ल्ड वॉर 2 के समय अपनी जान गंवाने वाले लोगों की कहानी को एक शादीशुदा जोड़े के बीच प्यार बढ़ाने के लिए यूज किया गया है। हम ये चीज गलत मान भी सकते हैं और नहीं भी। हम अगर किसी की सच्ची कहानी सुनते हैं तो हम उसकी जगह अपने आप को रख के देखते हैं या अपने किसी चाहने वालों के बारे में सोचते हैं कि अगर ऐसा मेरे साथ हुआ होता तो मैं क्या करता। जब जब अज्जू ने कोई किस्सा सुना, उसने अपने आप को उस जगह पाया और इमेजिन किया कि अगर वो होता तो क्या करता। यहाँ किसी का ना मजाक उड़ाया गया, ना बेइज्जती की गई, बल्कि इतिहास बताने वाले सभी सीन ऐसे बताए गए कि ऑडियंस फील कर पाए कि जो हुआ था बहुत दर्दनाक हुआ था। मूवी बनाने वाले के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था वो तो सही ही था, पर शायद उतने अच्छे से स्क्रीन पर नहीं उतर पाई उसकी इमेजिनेशन। काफी लोग कनेक्ट भी नहीं कर पाए स्टोरी से और ना इमोशंस को पकड़ पाए, क्योंकि बाहर का जो इतिहास है उससे हर कोई इमोशनल फील नहीं कर सकता। अगर हमारा इतिहास दिखाया जाता तो शायद हम और अच्छे से मूवी को समझ पाते, जैसे भगत सिंह का इतिहास या जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था उसका इतिहास। तब हम कहानी को और ज्यादा फील कर पाते। डायरेक्टर राइटर नितेश तिवारी ने पहले जलियांवाला बाग की ही कहानी बताने की सोची थी, लेकिन फिर सरदार उधम सिंह मूवी आ गई तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की ही कहानी ले ली। अगर जलियांवाला बाग की कहानी दिखाई जाती तो यहाँ भी दिक्कत हो जाती, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 को इस तरह से जोड़ा गया तो कई लोगों को पसंद नहीं आया। कहीं अगर जलियांवाला बाग की कहानी प्रेम कहानी से जोड़ दी जाती तो वाकई में बवाल कट जाता। अगर ऊपर ऊपर से सोचा जाए तो मूवी एक हिसाब से सही ही थी, पर गहराई से सोचा जाए तो गड़बड़ी तो थी। आप जैसे ये मान लीजिए कि आपका बच्चा दिन भर मोबाइल चलाता हो और आपकी ना सुनता हो। एक दिन आप उसे वीर भगत सिंह के बारे में बताएं और उनकी कुर्बानी के बारे में बताते हुए अपने बच्चे को एहसास दिलाएं कि वो इतने कम उम्र में देश के लिए शहीद हो गए और तुम हो कि कुछ नहीं करते, बस मोबाइल चलाते हो। तो कुछ इसी तरह से आज की दिक्कतों को इतिहास में शहीद हुए लोगों
लोगों से जोड़कर बताया गया है कि उन्होंने इतना कभी नहीं सोचा जितना आज हम हर चीज के बारे में सोचते हैं और अपनी ही बनाई मोह माया की जिंदगी में फंसे हुए हैं। गड़बड़ समझने के लिए आप केदारनाथ मूवी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो कई लोग मारे गए, कई परिवार उजड़ गए, लेकिन जब मूवी बनी तो उसमें प्रेम कहानी दिखाई गई। वो मूवी एक प्रेमी जोड़े के आसपास सिमट के रह गई और जो लोगों का असली दर्द था वो तो दिखा ही नहीं। अगर आप किसी ऐसी चीज पर फिल्म बना रहे हैं जिसमें लोगों की जानें गई हैं, लोगों ने अपना परिवार खोया है, तो उसको किसी और चीज के साथ ना जोड़ें। मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि पहले लोगों को फिल्म देखनी चाहिए, फिर खुद से सोचना चाहिए कि फिल्म बताना क्या चाहती है। इधर उधर की बातें सुनकर गलत धारणाएं बना लेना और सोचना कि वरुण और जानवी हैं तो फिल्म तो बेकार ही होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। एक तरह का ट्रेंड भी तो बन गया है कि अगर मूवी में नपो किड्स हैं तो फिल्म तो बेकार ही होगी, और बेकार कहना पड़ेगा क्योंकि तभी हम कूल लगेंगे, नहीं तो फिर आपको लोग नीची निगाहों से देखने लगते हैं ना कि अरे ये तो बॉलीवुड को सपोर्ट करता है, नपो किड्स को सपोर्ट करता है, ये तो ड्रगी वुड को सपोर्ट करता है। तो ऐसे एलिगेशंस लोग आप पर लगाने लगते हैं तो आपको कहना भी पड़ता है कि हाँ फिल्म तो बेकार ही थी, इसमें नपो किड्स थे, बेकार फिल्म है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कहना पड़ता है क्योंकि लोग कह रहे हैं, और लोग जो कह रहे हैं वो आपको कहना है क्योंकि भेड़ चाल चलना है। फिल्म अच्छी हो बुरी हो, नेपो किड्स की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिल्म की कहानी अच्छी होनी चाहिए। और अगर नेपो किड्स है भी तो उसने एक्टिंग कैसी करी है उस पर जज करना चाहिए। इससे पहले कि आप मुझे गाली दें, मैं भी बताने वाला हूं आगे चलकर कि इन लोगों ने मूवी में एक्टिंग कैसी करी है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, देखते रहिए। फिल्म का एक और मैसेज है कि अगर आपने किसी को अपनाया है तो उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमियों को भी सबके सामने अपनाएं। हमें यह भी बताया गया है कि हम दूसरों के सामने कई सारे मुखौटे लगाकर घूमते हैं, अपने आप को कूल दिखाने या फिर अमीर दिखाने के लिए, पर असलियत कुछ और ही होती है जो कि एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। तो सच्चाई सामने आने पर आपको शर्मिंदा होना पड़े ये दिन कभी लाइए ही मत, बल्कि जो आप हैं असलियत में सबके सामने वैसे ही रहिए। क्या पता तब आपके रिश्ते ज्यादा अच्छे हों, बजाय झूठा दिखावा करके रिश्ता बनाने से। क्योंकि जब कोई आपकी कमियों को या जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट करता है तो ये मान के चलिए कि सामने वाला भी आपके लिए सही इंसान है। अब एक्टिंग की बात करें तो जानवी और वरुण दोनों ही ओवर एक्टिंग या बिल्कुल भी एक्टिंग ना करने के लिए जाने जाते हैं, पर मुझे दोनों की एक्टिंग ठीक लगी, न बहुत ज्यादा अच्छी न बहुत ज्यादा बुरी, ठीक ठाक। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद थे सबका काम बढ़िया ही देखने को मिला। वैसे आप जरा बताइए कि अगर आप अज्जू की जगह होते और शादी वाले दिन आपकी होने वाली पत्नी उस हालत में दिखती जिस हालत में निशा थी, तो आपका रिएक्शन और एक्शन क्या होता? ये सवाल मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो निशा की जगह अज्जू को ले लीजिए, अज्जू की जगह निशा को ले लीजिए, तो इमेजिन करके बताइए कि आप क्या करते। और सही सही मन में जो जवाब है वही जवाब लिखिएगा जो आपको सही लगता है। फिर वो बाकियों को सही लगता है या नहीं वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है। बाकी आप अपनी सोच लिखिए और बताइए। तो ये था एक्सप्लेनेशन बवाल मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसका ये फायदा आपको मिलेगा कि आपको पता चलता रहेगा कि मैं आने वाली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो का काम कहाँ तक पहुँचा है, कब आएगी, किस समय पर आएगी, सारी अपडेट आपको वहां मिलती रहेगी। और अगर आपको बात करनी हो तो भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा अगर ढंग का मैसेज हुआ तो। अगर प्रमोशन और ये सब वाली चीजें हुई कि नया चैनल बनाया है मुझे प्रमोशन चाहिए, तो नहीं होगा। खुद से मेहनत करिए, खुद आगे बढ़िए और खुद पैसा कमा कर उससे ऐश करिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते। बाय।